एक काफ़ी पॉपुलर शो है शार्क टैंक इंडिया। आप सभी ने तो सुना ही होगा। और शार्क टैंक इंडिया में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे लोग आते हैं अपने आइडियाज़ पिच करने, अपने प्रोडक्ट को पिच करने आते हैं। और जब प्रोडक्ट पिच करते हैं, आइडियाज़ पिच करते हैं, देन द शार्क्स पे देम सम मनी सो दैट दे कैन गो अहेड विद देयर बिजनेस। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस में है तो दे विल ऐड दैट मनी टू ग्रो द बिजनेस। अगर बिजनेस में नहीं है देन दे विल स्टार्ट द बिजनेस। लेकिन जब ये सब पिच कर रहे होते हैं तो आई एम श्योर आपने ये वर्ड तो जरूर सुना होगा शार्क्स के मुंह से, इक्विटी। इक्विटी एक्चुअली होता क्या है? इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर कैसे सकते हैं? इक्विटी के रिस्क्स क्या होते हैं? मिनिमम कितने इक्विटीज में कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है? क्या क्या कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो ये हो गया इक्विटी। अगर इससे पहले का अगर आप वीडियो देखें तो हमने करीब 15 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताए हैं कल, जो इक्विटी इसका एक पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट दैट आई एम टेकिंग आउट ऑफ दोज 15 इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इज इक्विटी। ओके, तो इक्विटी एक्चुअली होता क्या है और आप उसमें कैसे भाग ले सकते हैं, हाउ कैन यू इन्वेस्ट एंड हाउ कैन यू गेट गुड रिटर्न्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। बट जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस है एंड वेलकम टू माय चैनल द बुलिश मूव्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिलीव मी आप बहुत मिस कर रहे हैं। मैं ट्राई करता हूं कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ फ्री कंटेंट दूं और आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। ये मेरी इच्छा है एंड दैट इज द मिशन आई एम ऑन, टू गेट एवरीबडी एटलीस्ट 1 बिलियन प्रोफेशनल्स टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन फ्यू ईयर्स। ऑफ कोर्स, जैसे मैं कहता हूं कि इतना आसान भी नहीं है और ओवरनाइट कोई रिच नहीं बनता। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है दोस्तों, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। आपका माइंडसेट इन्वॉल्व है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, जो सुबह आप उठ के अगर कुछ रिचुअल्स करते हैं तो वो इन्वॉल्व हैं, एंड देन फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। ऐसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं और इनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम इक्विटी के बारे में बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, अगर आप सोचें तो इक्विटी होता क्या है? देखिए, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि इक्विटी रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन अ कंपनी। लेट मी गो बैक वन स्टेप बिफोर। मैंने कल आईपीओ के बारे में भी बात किया था। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो कंपनी एनएससी या बीएसई में लिस्ट होती है, उन कंपनीज के शेयर्स पहले कुछ लोगों को अलॉट किए जाते हैं बिफोर इट गोज टू पब्लिक, राइट, बिफोर इट गेट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो इन कंपनीज के शेयर, मतलब इस कंपनी में अगर आपको कुछ परसेंट का ओनरशिप चाहिए तो ये कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट में दे देते हैं, पब्लिक कर देते हैं। तो यू कैन बाय द शेयर्स, यू कैन सेल द शेयर्स एंड यू कैन होल्ड देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो इक्विटी मीन्स इट रिप्रेजेंट्स एन ओनरशिप और द शेयर्स ऑफ द स्टॉक रिप्रेजेंट पोर्शन ऑफ द ओनरशिप, कंप्लीट ओनरशिप नहीं। हाँ, अगर आप 100%, अगर आपके पास इतना कैपिटल है कि आप 100% खरीद लें तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाएंगे, या 50% से ज़्यादा ले लें तो मालिक उस कंपनी के ओनर बन जाएंगे। बहरहाल, कमिंग बैक, तो होता क्या है? इक्विटी का मतलब क्या होता है कि एक पोर्शन आप उस कंपनी में ओनर हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस हो या रिलायंस हो, अगर मैंने रिलायंस के शेयर खरीद लिए या मैंने टाटा के शेयर खरीद लिए, मतलब मैं उस कंपनी में पार्ट ओनर हो चुका हूँ ऑलरेडी। प्राउड मोमेंट, ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्राउड मोमेंट कि मैं कह सकता हूँ कि मैं रिलायंस का एक पोर्शन ऑफ द ओनर हूँ। बढ़िया, चलिए, इसमें मिनिमम आप क्या कर सकते हैं? देखिए, ओनरशिप, जस्ट लेट्स गो बैक वन स्टेप। ओनरशिप कंपनीज देती कैसे हैं? ओनरशिप दे गिव एज समथिंग कॉल्ड एज अ शेयर। ओके, फर्ज कीजिए कि अभी फिलहाल रिलायंस का शेयर 2500, 2700 या 3000 के करीब कहीं चल रहा है, फर्ज कीजिए।
ओके, आपने सोचा कि चलिए मैं एक शेयर खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये शेयर अगले 1 साल में 5,000 हो जाएगा या वॉट एवर यू हैव ए प्रेडिक्शन डिपेंडिंग ऑन आपके एनालिसिस के हिसाब से आपने प्रेडिक्शन किया है कि चलिए ये शेयर हो सकता है अगर कंपनी ऐसे ही चली तो मेरा शेयर आज जो 2,500 का है 1 साल बाद वो शायद 5,000 हो जाए। मतलब आप सोचिए 100% अगर आपको मिले प्रिंसिपल पे तो इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो क्या सकती है, राइट? तो ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ, लेकिन आप अपनी रिसर्च कर लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते। मिनिमम आप इसमें जितनी शेयर की वैल्यू है प्लस जो भी ब्रोकरेज होगा उतना आपको देना पड़ेगा। ये 15 रुपए 20 रुपए जो भी ब्रोकरेज रहेगा, जो भी ब्रोकरेज फर्म के साथ आप काम करेंगे टू बाय दोस शेयर्स, यू कैन नॉट डायरेक्टली बाय इट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, एक्सक्यूज मी, यू हैव टू वर्क विद द ब्रोकर। आपको एक ब्रोकर के साथ काम करना पड़ेगा कि भाई मुझे बाय करने हैं, एंड देन द ब्रोकर विल गिव यू द शेयर्स ऑफ दोस कंपनीज बाय हूएवर इज सेलिंग देम, और आपको एक प्राइस पे वो दे देंगे 2,500 प्लस वो उनके चार्जेस लेंगे जो भी 15-20 रुपए जो भी होगा। ओके, so the actual price of the stock is what you buy plus whatever brokerage charges that you pay। चलिए बढ़िए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनीज, अगर आपको शेयर खरीदनी भी है तो कंपनीज क्या होंगी? कंपनीज को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है दोस्तों आपके लिए। तो कंपनीज जनरली होती हैं लार्ज कैपिटल कंपनीज, कैपिटलाइजेशन इसे कहते हैं, मतलब मार्केट में उनके कितने पैसे ऑलरेडी हैं मार्केट में, तो दैट इज कॉल्ड द कैपिटलाइजेशन। लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनीज। चलिए, मार्केट में अगर उनकी कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ से ज्यादा है तो इसे हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। लार्ज कैप कंपनीज are the companies that have a market capitalization of more than 20,000 crores. Okay? Generally, large cap companies well established होती हैं, इनमें रिस्क काफ़ी कम होता है क्योंकि इनके एसेट्स और लाइबिलिटीज कम होती हैं, एसेट्स ज़्यादा होती हैं और उनके कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा होता है, शेयर्स भी ज़्यादा ट्रेड कर रहे होते हैं, तो they are very stable in the market. Large cap companies जैसे रिलायंस, टाटाज, these are all the companies that are very stable in the market. ये हो गया पॉजिटिव साइड, लेकिन डाउन साइड क्या होगा? अगर आपने इन्वेस्ट किया तो ज्यादा से ज्यादा आपको 7 से 10% तक मिलेगा, 5 से 10% पकड़ के चलते हैं, विच डजंट बीट द इन्फ्लेशन, जैसे हमने कल बात भी की थी। एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू डू हैज टू बीट द इन्फ्लेशन। अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में और अगर 1 साल बाद उसने सिर्फ 5% रिटर्न दिया है और इन्फ्लेशन 6 या 7% है, तो स्टिल यू आर नॉट बीटिंग द इन्फ्लेशन और आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही है। ओके, चलिए, तो ये हो गया लार्ज कैप कंपनीज। पीपल जनरली प्रेफर लार्ज कैप कंपनीज क्योंकि उन्हें एक स्टेबल ग्रोथ चाहिए, कंपनी स्टेबल रहती है, बैड न्यूज़ बहुत कम आते हैं कंपनीज में, उनके दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज, प्रॉफिट रेवेन्यू सब अच्छे होते हैं, सो दे डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट पुट द मनी एंड देन रिलैक्स फॉर फ्यू ईयर्स और आपका पैसा बढ़ता रहेगा, वो बस आप देखते जाइए। ये हैं लार्ज कैप कंपनीज। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट विच इज द मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में रहता है, राइट? तो ये कंपनीज जनरली दे आर नॉट as good as large companies, they're not as bad as small cap companies. Okay, इनकी growth percentage अगर आप देखें तो growth percentage will be somewhere in the range of 10 to 15%, लेकिन risk भी थोड़ा सा रहता है, उतना नहीं जितना आप स्मॉल कैप कंपनीज में देखें और उतना कम भी नहीं जितना आप वेल एस्टेब्लिश्ड और लार्ज कैप कंपनीज की रिस्क होती है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क होता है। ये रिस्क आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा। ओके दोस्तों, चलिए बढ़िया। तो जैसे हमने देखा 5,000 to 2,000 करोड़ 20,000 करोड़ के बीच में जो होती है उन्हें मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो माइंडट्री लिमिटेड मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखी है, जैसे मैंने कहा लिस्टिंग करके रखी है। मिड कैप कंपनीज जैसे मैंने कहा माइंडट्री एक है और वोल्टास इज अनदर एग्जांपल फॉर द मिड कैप कंपनीज।
एंड उनकी कैपिटलाइजेशन होती है 5,000 to 20,000 करोड़, और उसका उनके ग्रोथ, उनके शेयर के ग्रोथ होते हैं समवेयर बिटवीन 10 to 15%. एंड दिस इज अ फेयर डील इफ यू आस्क मी, क्योंकि ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, इतना भी ज़्यादा नहीं है जितना स्मॉल कैप कंपनीज के हों, और कम भी नहीं है, ग्रोथ भी अच्छा खासा ग्रोथ है. लेकिन क्या आपको सारा पैसा मिड कैप कंपनीज में डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. आप थोड़ा सा स्मॉल कैप में डालें, थोड़ा सा लार्ज कैप में डालें, थोड़ा सा मिड कैप में डालें. दैट इज कॉल्ड डिवर्सिफिकेशन. एक बहुत बड़ी कहावत है जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नेवर कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट. करेक्ट. तो डिवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हो सकता है कल को कुछ आ जाए, जैसे पैंडेमिक आ गया था रिसेंटली, राइट? तो स्मॉल कैप कंपनीज कैन नॉट सस्टेन इट, तो बंद हो जाती हैं. मिड कैप कंपनीज में काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लॉस में दिखती हैं और आपके शेयर के प्राइसेस बढ़ते नहीं हैं. लार्ज कैप कंपनीज कंसिडरेबली स्टेबल रहेंगी, उनका कंसोलिडेशन चलता रहेगा शेयर्स में, एंड देन द शेयर्स विल slightly rise after such pandemic or any market things. मार्केट के जो भी इश्यूज हैं उसके बाद जब पॉजिटिव न्यूज आती है तब वो बढ़ना चालू हो जाते हैं, लेकिन द ग्रोथ रेट विल बी लेस. ठीक है, ये हो गई अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मिड कैप कंपनीज. ओके, चलिए नाउ गोइंग अहेड विद द स्मॉल कैप कंपनीज. स्मॉल कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जिनके मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 5,000 करोड़ है. अगर आप मुझसे पूछे तो 5,000 करोड़ बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन इन्हें कैटेगराइज की गई है सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि उसमें रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है. ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका ग्रोथ इज 15% प्लस, मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेगा. सो दैट दे वांट टू सी दीज स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं वो इस जद्दोजहद में रहती हैं कि हमको रेवेन्यू ज़्यादा करना है, हमको कैपिटलाइजेशन ज़्यादा करना है. वी हैव टू गेट आउट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ मिड कैप टू द स्मॉल कैप टू द मिड कैप, और फिर मिड कैप कैपिटलाइजेशन कैप कंपनीज जो होती हैं दे ऑलवेज स्ट्राइव टू गो टू बिकम लार्ज कैप कंपनीज. तो ये जद्दोजहद चलती रहती है. तो स्मॉल कैप कंपनीज में बिकॉज दे वॉन्ट टू शो कि हम सस्टेनेबल हैं, they do a lot of new innovative ideas to grow their shares. पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव न्यूज़ लाने की कोशिश करते हैं वो लोग ताकि वो ग्रो हो सके. इसीलिए इसका अगर आप रिटर्न देखें ना तो इट इज़ 15% प्लस. तो अगर आपके पास पैसा है और अगर आप चाहते हैं कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और रिवॉर्ड भी लेने के लिए तैयार हैं, अगर 15% प्लस आपको चाहिए कि आपका पैसा बढ़े, तो डेफिनेटली यू गो विद द स्मॉल कैप कंपनीज. और अगर स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें और एग्जांपल लें तो एफएल इंडिया इज यहाँ पे आई हैव रिटन द एग्जांपल एफएल इंडिया एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज प्रताप स्नैक्स लिमिटेड विच इज कैटेगराइज्ड अंडर स्मॉल कैप कंपनीज. ओके, जैसे मैंने कहा मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे होती है, और अगर ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी हो तो ये इनको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ऑफ कोर्स ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दे विल कम्प्लीटली शट ऑफ, ऐसा नहीं है, बट उनको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे मैंने पैंडेमिक का एग्जाम्पल दिया ऐसे केसेस में. ओके, चलिए जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आपको थोड़ा सा तो बताया है, रिस्क होता कैसे है. ओके, लेकिन डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि रिस्क हो क्या सकती हैं, एंड दिस इज कॉमन टू ऑल लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज. ऑफ कोर्स उनके इफेक्ट्स ज़्यादा रहेंगे, बट ये रिस्क तो रहेंगे ही मार्केट में. आपको जितना रिस्क लेना है उतना आपको, जैसे मैंने कहा, रिवॉर्ड भी मिल जाएगा. ओके, फर्स्ट रिस्क दैट वी ऑल सी इज द मार्केट रिस्क, मार्केट मेंटालिटी. ओके, अगर मार्केट में काफ़ी सारा भूचाल आया, जैसे पैंडेमिक आया था या फिर रिसेशन की न्यूज़ आई या ऐसे कुछ, और द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया हो, या अभी जो इजराइल और गाज़ा के बीच चल रहा है, ऐसे वॉर्स हो, इस पे मार्केट रिएक्ट करता है. मैं जैसे पिछले वीडियोस में भी मैं बोल चुका हूँ कि मार्केट न्यूज़ पे रिएक्ट करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, न्यूज़ पे रिएक्ट करता है मार्केट. तो मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी आई और काफ़ी सारे अदर सेक्टर्स अगर रेड में शो है ना, तो एवरीबडी स्टार्ट्स पैनिकिंग एंड एवरीबडी स्टार्ट्स सेलिंग देयर शेयर्स. उससे क्या होगा, मार्केट नीचे आ जाएगा और आपके शेयर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी. दिस इज मार्केट स्पेसिफिक रिस्क. अगला रिस्क है कंपनी स्पेसिफिक,
मतलब ऐसे हो सकता है कि लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप कंपनीज हो, कल को हो सकता है रिलायंस की फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में कुछ हादसा हो जाए या उनके प्रोडक्ट्स में कुछ डिफेक्ट निकल आए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और वो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो सकती है। उनका रेवेन्यूज दे हैव सीन, उनको लग रहा है कि रेवेन्यूज पिछले 1 साल से 2-3 क्वार्टर से डाउन चल रहे हैं रेवेन्यूज। इट विल इम्पैक्ट देयर ईयरली रेवेन्यूज, प्रॉफिट इम्पैक्ट हो सकता है। और डिविडेंड्स जैसे अगर आपने शेयर लिया तो आप डिविडेंड के हकदार भी हैं। हालांकि सारे कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, तो कुछ कंपनीज हैं जो डिविडेंड देती हैं और कुछ कंपनीज डिविडेंड बार बार देती हैं, कुछ कंपनीज देती हैं साल में एक बार हो, क्वार्टर में एक बार हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी। तो फर्ज कीजिए कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया और कंपनी के स्पेसिफिक एरियाज में प्रॉब्लम्स हुए हैं एंड कंपनी का रेवेन्यूज डाउन हो रहा है, तो वो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, आपके शेयर के वैल्यूज डिक्रीज हो जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि मैंने तो शेयर खरीदा था 2500 का, अभी तो हो गया 2000, अभी तो 1800, इट इज कमिंग डाउन। तो फिर आप पैनिक करने लगेंगे और आप सेल कर देंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू पैनिक एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि भाई अगर नीचे आया भी शेयर, मुझे पता है ये कंपनी बढ़ेगी, तो जैसे नीचे आया शेयर तो मैं और ज्यादा शेयर खरीद लूंगा। इसे कहते हैं एवरेजिंग। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, एवरेजिंग। चलिए, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क के बारे में हमने बात की। अगला है लिक्विडिटी एंड लो ट्रेडिंग वॉल्यूम। देखिए, कई कंपनीज ऐसी हैं, जैसे मैंने रिसेंटली देखा है जेट एयरवेज में। ओके, वहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होती है। वोडाफोन में काफी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम है, लेकिन वोडाफोन इज अ पेनी स्टॉक जैसे कह सकते हैं। ओके, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ और कंपनीज है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जैसे अदानी के अभी रिसेंटली जैसे हुए थे कि अदानी का कुछ नेगेटिव न्यूज आया था एंड देन द शेयर्स हैड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन एंड देयर वर नो बायर्स एट ऑल। सबको शेयर सेल करने हैं लेकिन बायर्स है ही नहीं, तो वो लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। आपके पास आपने अदानी के शेयर्स लेके रखे हैं लेकिन आप बेच नहीं सकते, लिक्विडिटी का इशू। तो अगर लो ट्रेडिंग वॉल्यूम आ गया उसमें एंड देन इट हैज स्टार्टेड हिटिंग द बॉटम्स एवरी डे, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। लो ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ये रिस्क्स के अंडर मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। चलिए, जैसे यहाँ पे मैंने कंपनी स्पेसिफिक में बात की अर्निंग्स एंड रेवेन्यूज के बारे में। अगर अर्निंग्स काफी कम हो चुकी हैं और रेवेन्यूज काफी कम हो चुके हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखा है, ईयर ऑन ईयर हमने देखा है कि रेवेन्यूज आर डिक्रीजिंग, देन उसका मतलब है कि स्टॉक के प्राइसेस भी काफी कम हो जाएंगे, बिकॉज लोगों को डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे, लोग शेयर खरीदना नहीं चाहेंगे एंड ऑल दिस मेंटालिटी किक्स इन, और उसके बाद शेयर्स गिरना चालू हो जाएंगे, शेयर्स की वैल्यू गिरना चालू हो जाएगी एंड देन द शेयर्स दैट यू आर होल्डिंग यू माइट इनकर लॉसेस। ओके, चलिए, ऐसे कुछ कंपनीज, मतलब ऑफ कोर्स सारे कंपनीज रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंडर ही आती हैं, बट जैसे फार्मा कंपनीज होंगी, फॉर एग्जांपल मैं फार्मा कंपनीज के एग्जांपल लेता हूं। फार्मा कंपनीज के कुछ फॉर एग्जाम्पल टैबलेट्स हैं या कुछ उनका प्रोडक्ट है मार्केट में विच इज कॉजिंग अदर इश्यूज। हेडेक के लिए एक टैबलेट है फॉर एग्जाम्पल एंड इट इज कॉजिंग अदर इश्यूज लाइक मे बी स्टमक एक, लाइक मे बी डायरिया या कुछ भी कर रहा है वो, तो उसको रेगुलेटरी रिस्क कहते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज विल कम इनटू पिक्चर, फिर वो इन्वेस्टिगेट करना चालू होते हैं और उस कंपनी के प्राइसेस फिर, शेयर प्राइसेस फिर गिरने लगते हैं। दोज आर द रेगुलेटरी रिस्क्स। वैल्यूएशन, कंपनी के शेयर्स एक्चुअली होने चाहिए 500 के, लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं 2000 पे, उसके वैल्यूएशन काफी हाई है, राइट, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, लाइक दे हैव पोर्ट्रेड इन द मार्केट कि हम प्रॉफिट में हैं, दे हैव सेड इन द मार्केट कि अगले 2 साल में हमारा रेवेन्यू इतने होने वाला है, लेकिन हो सकता है कि रेवेन्यूज उन्होंने जो पोर्ट्रे की हुई हैं उतना न मिले और वैल्यूएशन शेयर की बढ़ती रहे एंड एट ए प्राइस पॉइंट न्यूज आती है मार्केट में कि नहीं, जितना इन्होंने प्रेडिक्ट किया था उतना इनके अर्निंग्स हुए नहीं है एंड देन द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक और द कंपनी कम्स डाउन एंड अल्टीमेटली स्टॉक प्राइसेस भी गिरने लगेंगे। तो दोस्तों, ये इक्विटी के रिस्क्स हैं। ये इक्विटी का जितना मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, मैंने ये बताया कि आप मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। अगर आप चाहें तो आप मिड कैप में 50%, स्मॉल कैप में 30% एंड लार्ज कैप में 20% कर सकते हैं। ये जनरली एक अच्छा रेशियो है, बिकॉज मैक्सिमम मैंने लार्ज कैप में, मिड कैप में रखा हुआ है
एंड लार्ज कैप में कम रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ कम है, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है 30%, ताकि मैं रिस्क के साथ रिवॉर्ड्स भी उठा सकूँ। ओके, अगर आप मुझसे पूछे तो ये मेरा रेशियो रहेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़िया, मैंने आपको बताया आज इस इक्विटी के बारे में, इनके रिस्क्स क्या होते हैं, मिनिमम आप कितना ले सकते हैं, और इक्विटी में आप इन्वेस्ट करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा, और जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। दोस्तों अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बेझिझक मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं जितना हो सके आपको आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा दोस्तों, एंड दिस इज तेजस साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, थैंक यू।